हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और इसमें हम लोग यूनिट 1 में आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग जानेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और मेमोरी का हायरार्की क्या है, कौन सा मेमोरी ज़्यादा फास्ट है, स्लो है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेमोरी हायरार्की के बारे में। तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ पहले हम जो है पॉइंट समझेंगे, बेस बनाएंगे, उसके बाद उसका एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एवरी सेकेंड। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एवरी सेकेंड में एग्जीक्यूट करता है। टू एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शन efficiently the CPU required a storage system that can store data, instruction and intermediate result। जो कि क्या कर सकता है, डाटा को स्टोर कर पाए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर पाए, जो बीच बीच में रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर कर पाए। तो ये सारी चीज़ करने के लिए हमको स्टोरेज सिस्टम चाहिए। तो दिस स्टोरेज सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। इस स्टोरेज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। सिंस नो सिंगल मेमोरी टाइप कैन सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट, मतलब हाई स्पीड, लार्ज स्पीड कैपेसिटी, लो कॉस्ट। तो इसलिए जैसे कि मान लेते जैसा देव वैसा पूजा, नाम सुने हैं, सुने होंगे ये चीज़, कि जैसा भगवान रहते हैं उनका वैसा पूजा होता है। तो यहाँ पर भी जैसे हमारा काम रहेगा, जिस मेमोरी का काम रहेगा वैसा यहाँ पे उसका दाम रहेगा। मतलब हमको हाई स्पीड वाला मेमोरी चाहिए तो हाई स्पीड वाला दाम लगेगा, ज़्यादा दाम लगेगा। ठीक है, तो जैसा रिक्वायरमेंट चल रहा है सेम उसी टाइप के हमको जो है मेमोरी का जो है टाइप रिक्वायर्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही टाइप के मेमोरी को हम लोग यूज करके सब काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CPU यूज करता है मल्टी लेवल्स ऑफ मेमोरी। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की का मतलब यह है कि जिस टाइप के मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा उस टाइप की मेमोरी को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी का ऑफिशियल जो हमारा टेक्निकल डेफिनेशन है उसका। मेमोरी Computer memory is an electronic storage device used to store data, instruction and processing result for use by the CPU. Memory allow processor to read, write information during program execution। तो ये रहता है हमारा क्या, CPU मेमोरी। क्लियर हुआ? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ए मेमोरी सिस्टम इज इवेल्युएटेड यूजिंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इसका कैपेसिटी क्या है, एक्सेस टाइम क्या है, स्पीड क्या है, कॉस्ट पर बिट क्या लग रहा है, वॉलेटिलिटी है कि नहीं। तो ये सारी पैरामीटर पे हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को जो है इवेल्युएट करते हैं। जैसे कैपेसिटी मतलब कितना डाटा ये स्टोर करके रख सकता है, एक्सेस टाइम मतलब रीड और राइट करने के लिए कितना टाइम लगता है इसमें, स्पीड क्या है डाटा ट्रांसफ़र करने का, एक जो हमारा 1 बिट है उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, हम लोग पावर ऑफ ऑन करेंगे तो इसका नेचर क्या है, वो उड़ जाएगा या फिर रहेगा। तो ये सारा पैरामीटर पे हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को जो है इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि मेमोरी का अगर थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, तो जैसे कि ये हमारा क्या है, मेमोरी है। मेमोरी जो है वो डिवाइडेड रहता है सेल। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये एक बॉक्स, दो बॉक्स, जितना बॉक्स है ना सबको हम लोग सेल बोलते हैं। तो मेमोरी जो होता है वो सेल के फॉर्मेट में डिवाइड रहता है और सबका यूनिक नंबर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस। हर एक सेल का एक यूनिक नंबर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस। और इसमें ये जो सेल है, इस सेल के अंदर में हम लोग कंट्रोल सिग्नल के जरिए जो है रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो मेमोरी जो हमारा रिप्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट होता है 2 के पावर n इंटू एम के फॉर्मेट में, जहाँ पे ये n क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन है, और m क्या है, नंबर ऑफ डाटा लाइन है। ये क्या है, डाटा लाइन है, और n क्या है, n हमारा जो है एड्रेस लाइन है। तो एल का मतलब होता है स्पेसिफाई द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। ये क्या करता है, मेमोरी के कैपेसिटी को स्पेसिफाई करता है। और डी जो है वो स्पेसिफाई करता है कैपेसिटी ऑफ डाटा सेल साइज को। सेल साइज मतलब इसमें कितना डाटा आ सकता है उसी को ये स्पेसिफाई करेगा। उसी प्रकार से हमारे पास ये जो है ए एल वो स्पेसिफाई करेगा कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, ये पूरे मेमोरी में कितना जो है डाटा जा सकता है वो हमको बताएगा इसका एड्रेस लाइन। ठीक है, कितना सेल उसमें है वो बताएगा एल,
और उस सेल में कितना डाटा स्टोर हो सकता है इंडिविजुअल में, वो हमको बताएगा DL। टू रिप्रेजेंट 2 के पावर n सेल, अगर हमको 2 के पावर n सेल को रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे n बिट हमको रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि n बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है 2 के पावर n सेल हमारा लगता है। ठीक है, n बिट से हमारा पास 2 के पावर n सेल बना सकते हैं। क्लियर हुआ? मेमोरी का ये थोड़ा सा जो था डायग्राम वगैरह क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेमोरी हायरार्की पे, क्योंकि मेमोरी हायरार्की भी था इसमें। ओके, memory hierarchy is the arrangement of different memory type in increasing order of capacity and decreasing order of speed। इस ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। और इस ऑर्डर में क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम अचीव कर पाए हाई स्पीड, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लो कॉस्ट, इस तरीक़ा से। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले CPU रजिस्टर है, उसके बाद हमारे पास कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है, फिर सेकेंडरी में स्टोरेज है, उसके बाद ऑप्टिकल या फिर मैग्नेटिक टेप है। तो ये हमारा फास्टेस्ट होता है, ऊपर से हमारा फास्टेस्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास नीचे आते आते क्या हो रहा है, ये सब स्लो फॉर्मेट में बढ़ रहा है। ऊपर से सबसे ज़्यादा फास्ट, उसके बाद नीचे आते 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 ये क्या हो रहा है, आपस में स्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? मेन मेमोरी, फिर ये सेकेंडरी स्टोरेज, फिर ये ऑप्टिकल डिस्क, ऊपर से नीचे तक स्लोएस्ट हो रहा है। सबसे ऊपर फास्ट, मतलब हमारे पास ये जो है रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, फिर कैश मेमोरी फास्ट होता है, फिर मेन मेमोरी होता है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज होता है, फिर हमारे पास मैग्नेटिक टेप या फिर ऑप्टिकल डिस्क होता है। तो ये मेमोरी का हायरार्की रहा। इसमें हम थोड़ा सा जो है मेमोरी के हायरार्की का थोड़ा सा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, स्पीड और कैपेसिटी और कॉस्ट के फॉर्मेट में, तो आपको ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले रजिस्टर का बात कर लें तो स्पीड हाईएस्ट होता है, कैपेसिटी सबसे लोएस्ट होता है, और कॉस्ट जो होता है वो हाईएस्ट होता है। कैश मेमोरी की बात करें तो वेरी हाई होता है, मतलब रजिस्टर से कम होता है लेकिन हाई होता है। इसका कैपेसिटी स्मॉल होता है। उसके बाद ये जो होता है कॉस्ट इसका वेरी हाई होता है। फिर रैम की बात करें तो स्पीड हाई होता है, कैपेसिटी मीडियम साइज में आता है इसका, और कॉस्ट भी मीडियम होता है। फिर SSD या फिर HDD की बात करें तो स्पीड इसका लो होता है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद कॉस्ट जो होता है वो सबसे कम होता है। तो इस तरह से हमारा जो है ये चलता है। अब थोड़ा सा वन बाय वन हम लोग बात कर लेते हैं मेमोरी के अलग अलग जो हमारा पास टाइप है। जैसे कि रजिस्टर, सबसे पहले रजिस्टर की बात कर लें, चलिए करते हैं। तो रजिस्टर आर द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट लोकेटेड इनसाइड CPU। CPU के अंदर में होता है, स्मॉलेस्ट होता है और फास्टेस्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, लोकेटेड इनसाइड CPU के अंदर में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक्सट्रीमली फास्ट इसका स्पीड होता है, वेरी स्मॉल कैपेसिटी होता है, टेम्पररी स्टोरेज के इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करता है, कैश मेमोरी ये हमारा हाई स्पीड मेमोरी है जो कि प्लेस रहता है CPU और मेन मेमोरी के बीच में। CPU और मेन मेमोरी के बीच में हमारा ये कैश मेमोरी पाया जाता है। रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस रिड्यूस करने, जैसे हमारा क्या है मेन मेमोरी। ठीक है, और इधर अगर हम CPU बना दें, ये हमारा क्या है CPU है, तो बीच में जो हमारा रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए बीच में हम लोग बना लेते हैं अपना जो है कोई बॉक्स ही बना लेते हैं। ये हमारा हो गया कैश मेमोरी, जो कि कहाँ रहता है, जो कि हमारा रहता है मेन मेमोरी और CPU के बीच में। द CPU फर्स्ट सर्च फॉर द डाटा इन कैश, CPU सबसे पहले कैश में खोजेगा। अगर डाटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो ठीक है। इफ़ डाटा इज़ अवेलेबल ऑन इट्स इंटरमीडिएट, तो वहाँ पे ठीक है, वहाँ से एक्सेस कर लेगा। अदरवाइज CPU जो है वो कहाँ पे जाएगा, रैम के पास जाएगा। तो सबसे पहले वो सर्च करता है किस में, कैश में, उसके बाद वहाँ पे मिल जाता है ठीक है, अगर नहीं मिला तो वो जाएगा रैम पे। ठीक है, कैश क्यों ज़रूरी है, तो जैसे CPU का स्पीड सपोज करिएगा यहाँ पे 3 GHz है CPU का स्पीड, और एक्सिस टाइम यहाँ पे 80 नैनोसेकेंड है। तो 2 यहाँ पे हमारे पास जो है द CPU हैज़ टू वेट एवरी टाइम रैम एक्सेस, रैम एक्सेस के लिए हमेशा इसको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इस डिले को हटाने के लिए, इस टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए हम लोग जो है कैश मेमोरी को बीच में लगाते हैं, ताकि ये जो है डायरेक्टली कैश से डाटा को ले ले। अगर नहीं मिलेगा तब जो है उसको जाना पड़ेगा
मेन मेमोरी के पास, लेकिन अगर नहीं मिल जाता है तब तो जो है हमारा एक्सेस टाइम डिक्रीज़ हो ही जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग कैश की थोड़ा-सा लेवल्स की बात करें, वैसे हम कैश मेमोरी में सबको पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जो है देखने के लिए कितने प्रकार के हमारे पास कैश मेमोरी होता है, तो हमारे पास कैश का अलग-अलग लेवल होता है, जैसे कि लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश। लेवल 1 हमारा जो है इनसाइड सीपीयू कोर में पाया जाता है, फास्टेस्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कैश होता है, साइज़ में स्मॉलेस्ट होता है। लेवल 2 की बात करें तो ये लेवल 1 से बड़ा होता है और उससे थोड़ा-सा कम जो है फास्ट होता है। लेवल 3 की बात करें तो ये जो होता है शेयर अमॉन्ग सीपीयू कोर्स। उसके बाद ये हमारा जो है लार्ज कैश होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा, और ये स्लोअर होता है L1 एंड L2 से। तो ये 3 टाइप का लेवल का कैश जो होता है पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश हिट एंड कैश मिस। 2 टर्म आप सुनिएगा कैश के बारे में, कैश हिट और कैश मिस। कैश हिट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हमारा जो है डाटा मिल गया है कैश मेमोरी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश हिट। अगर डाटा नहीं मिला है कैश में, तो हम लोग उसको बोलेंगे कैश मिस, और हमारा जो सीपीयू है वो रैम के पास जाएगा उस डाटा को लेने के लिए। तो कैश हिट का रिजल्ट क्या होता है, फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है और हमारा डिले कम होता है। कैश मिस का रिजल्ट ये होता है कि हमारा डिले हाई हो जाता है और थोड़ा-सा एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। फिर हमारा आता है मेन मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम। अब इसके थोड़ा-सा अगर हम ज़िक्र कर लें तो ये तीसरा पार्ट है हमारा। ओके, तो रैम को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, जो कि स्टोर किया जाता है रनिंग प्रोग्राम और डाटा को। ये हमारा एक्सेसिबल होता है सीपीयू के द्वारा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये हाई स्पीड होता है, स्पीड थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। ये वोलेटाइल होता है, मतलब पावर ऑफ मतलब डाटा खत्म। टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। रीड और राइट मेमोरी हम लोग इसमें कर सकते हैं। कितने टाइप का रैम होता है, तो 2 टाइप का मेनली हम लोग मानते हैं, जो कि हमारा सबसे पहले है स्टैटिक रैम, जिसको हम लोग बोलते हैं एसरैम। स्टैटिक रैम को एसरैम बोलते हैं। इसका फीचर क्या है, फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, ये यूज़ करता है फ्लिप फ्लॉप को, और यहाँ पे कोई भी रिफ्रेश का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसका एप्लीकेशन होता है कैश मेमोरी। ये जो स्टैटिक रैम है, इससे हम लोग जो है कैश मेमोरी को डिज़ाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डायनेमिक रैम, जिसको हम लोग डीरैम भी बोलते हैं। इसका फीचर क्या है, स्लोअर होता है एसरैम से, ये एक्सपेंसिव कम होता है, यूज़ करता है कैपेसिटर्स को, ये यूज़ कर रहा था फ्लिप फ्लॉप को, और ये यूज़ करता है कैपेसिटर को। यहाँ पे जो है टाइम टू टाइम रिफ्रेश का रिक्वायरमेंट होता है, इसको हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। एप्लीकेशन इसका मेन मेमोरी। तो ये जो हमारा डायनेमिक रैम होता है वो मेनली मेन मेमोरी में हम लोग यूज़ करते हैं। एसरैम एंड डीरैम में थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लें, क्योंकि दोनों देखने में तो सेम ही लग रहा है, इसीलिए डिफरेंस करना ज़रूरी है। तो ये फास्टेस्ट होता है हमारे पास एसरैम, डायनेमिक इससे थोड़ा सा स्लोअर होता है। एक्सपेंसिव की बात कर ले तो एसरैम ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और डायनेमिक रैम चीपर होता है। स्टैटिक रैम हमारे पास जो है रिफ्रेश का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन डायनेमिक रैम में होता है। ये यूज़ करता है हमारा कैश मेमोरी में, और ये हमारा रैम में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रोम में, या फिर सेकेंड जो हमारा आता है सेकेंडरी स्टोरेज, उसमें। ये हमारा थर्ड था और ये हमारा जो है फोर्थ रहेगा। तो ये जो हमारा रीड ओनली मेमोरी है, जिसको हम लोग रोम बोलते हैं, ये हमारा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यूज्ड टू स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड यूजिंग सिस्टम स्टार्टअप। मेनली सिस्टम स्टार्टअप के रिलेटेड जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम लोग रोम में स्टोर करके रखता है, ताकि पावर ऑफ होने के बाद भी जो हमारा डाटा है वो सेव रह पाए, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परमानेंट स्टोर होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। मोस्टली इसको हम लोग जो है रीड ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, इसमें राइट हम लोग नहीं करते हैं। स्टोरेज फ्रेमवर्क में इसको हम लोग जो है यूज़ करते हैं। कितने टाइप के रोम होते हैं, तो यहाँ पे रोम की टाइप की हम अगर बात करें तो सबसे पहला हमारे पास है मास्क रोम। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम्ड यू ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ये जो रोम होता है उसको प्रोग्राम किया जाता है जब ये बनता है उसी समय। इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, किसको, मास्क रोम को। फिर हमारे पास आता है प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम हम जिसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग जो है प्रोग्राम कर सकते हैं एक बार, सिर्फ एक बार ही इसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, दूसरा बार इसमें नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम। मतलब यहाँ पे हम लोग जो है इरेज कर सकते हैं, कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रा वोलेटाइल लाइट। इससे हम क्या 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 कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अगला, इसका टाइप जो है
वो है हमारे पास डबल ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यहाँ पे हम लोग इरेज कर सकते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ये हमारे पास रीप्रोग्रामेबल होता है, मल्टीपल टाइम्स इसको हम लोग जो है रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो है एडवांस वर्जन है डबल ई पी रोम का, फास्टेस्ट होता है, यूज़ किया जाता है हमारे पास एसएसडी में, यूएसबी ड्राइवर में, स्मार्टफोन में फ्लैश मेमोरी हमारा यूज़ किया जाता है। ठीक है। रैम और रोम की थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस की बात कर लें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ये रैम और ये रहा रोम। रैम हमारा वोलेटाइल है, रोम हमारा नॉन वोलेटाइल है। ये टेम्पररी स्टोरेज होता है, ये परमानेंट होता है। ये रीड राइट दोनों कर सकता है, ये सिर्फ हमारा मोस्टली रीड में यूज़ किया जाता है। ये रनिंग प्रोग्राम को स्टोर करता है और ये जो है स्टोर फ्रेमवेयर को करता है। एक्सेस टाइम की बात कर लें, एक्सेस टाइम जनरली हम जब आगे कैटेगराइज करेंगे ना, कैश मेमोरी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर हम लोग एक्सेस टाइम टर्म का यूज़ करेंगे। तो एक्सेस टाइम हमारा ये बताता है कि मेमोरी को डाटा एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस टाइम। Access time is a time taken by memory to locate the transfer the requested data to CPU. लोएस्ट एक्सेस टाइम का मतलब क्या है, हमारा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, टाइम कम लग रहा है मतलब जो है काम जल्दी जल्दी हो रहा है। उसी तरीक़ा से एक्सेस टाइम को हम लोग ट्रीट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ जो है मेमोरी और उसका जो हमारा टाइम लगता है उसका अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है आइडिया ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है इन जनरल लेस देन 1 नैनो सेकेंड होता है। कैश मेमोरी का 1 से 5 नैनो सेकंड के बीच में होता है। नैनो सेकंड पता है ना, 10 के पावर -9 सेकंड। रैम का हमारे पास जो है 50 से 100 नैनो सेकंड के बीच में होता है। एसएसडी का जो होता है 50 से 100, यहाँ पे हमारे पास ये माइक्रो सेकंड। फिर हमारे पास एसएसडी मिली सेकंड में आ जाता है, जो कि 5 से 10 मिली सेकंड ले सकता है। तो ये अलग-अलग टाइप का मेमोरी का अलग-अलग एक्सेस टाइम है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमने यहाँ पे मेमोरी का पूरा चर्चा कर लिया है और उसके बारे में जो अलग-अलग टाइप का मेमोरी हम लोग समझेंगे, यूज़ करेंगे, उसके हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। ठीक है? क्लियर है? तो इसमें ज़्यादातर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे जो है उसको हम लोग बता दिए हैं, जो मैक्सिमम यहाँ पे चीज़ आपको नया लगा होगा। जैसे कि कैश मेमोरी के बारे में, अलग-अलग टाइप के बारे में, ये सारी चीज़ यहाँ पे नया लगा होगा। लेकिन बहुत सारा चीज़ इसमें ऑलरेडी आपको पता होगा क्योंकि बचपन से हम लोग इस सब को पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, उस पे आप जो है अपना डाउट क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग जो है आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद लगभग 50% हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा यूनिट 1 का। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।